So we'll start with the new topic related to milk products technology and milk hygiene will be covering in this particular topic. और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट 4 का यूनिट 1 का जो इनिशियल पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू मार्केट मिल्क और जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कि जो क्वालिटी अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिल्क की जज करनी है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम इसको ग्रेड करेंगे, कैसे उसकी स्टोरेज हमें करनी है, कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, दैट पार्ट विल डिस्कस टुडे। और इसमें जो सबसे पहला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू मिल्क टेस्टिंग, जिसके अंदर आप देखोगे फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस है वो इसी पर्टिकुलर पार्ट से पूछे जाते हैं। जैसे दो टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन इज प्लेटफॉर्म टेस्ट एंड सेकंड द क्वेश्चन इज कि हाउ टू जज द क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो प्लेटफॉर्म टेस्ट और जो क्वालिटी जजिंग के पैरामीटर्स हैं वो दोनों एक सेपरेट आंसर्स उन दोनों के हैं। प्लेटफॉर्म टेस्ट है वो क्वालिटी टेस्ट जो भी मिल्क के परफॉर्म करते हैं उसका एक पार्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो विल स्टार्ट विद द क्वालिटी। रॉ मिल्क की हम इनिशियली बात करेंगे। सो रॉ मिल्क और मार्केट मिल्क दो टर्म्स आप देखोगे जनरली इनको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज रॉ मिल्क, व्हाट इज मार्केट मिल्क। सो रॉ मिल्क तो है सच जो भी टाइप ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होता है फॉर्म पे जिसको कोई भी हीट ट्रीटमेंट या कोई भी प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर यूज नहीं हुए, कोई प्रोसेसिंग उसके अंदर नहीं हुई, तो उसको हम क्लासिफाई कर देंगे रॉ मिल्क के अंदर। मार्केट मिल्क क्या है? मार्केट मिल्क वर्ड आप कई बार सुनोगे मल्टीपल टाइम्स, मार्केट मिल्क। सो मार्केट मिल्क उस टाइप का मिल्क है जो अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्म पे वो प्रोड्यूस होता है तो डायरेक्ट कंजप्शन, अगर कोई भी प्रोड्यूसर उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, या फिर ऐसा मिल्क जो किसी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा, वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा मार्केट मिल्क के अंदर। मार्केट मिल्क के अंदर सिर्फ वही मिल्क इंक्लूड होगा जो विच विल बी सेल टू कस्टमर्स फॉर डायरेक्ट कंजप्शंस। ना उसमें कोई बात आएगी प्रोसेसिंग की, ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। और कोई अगर उसको जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है उस लेवल पे भी कंज्यूम कर रहा है तो उसको भी हम मार्केट मिल्क के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब जब बात करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर रॉ मिल्क, तो क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, अगर गुड क्वालिटी का अगर मिल्क की बात करें तो किस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहेंगे कि ये मिल्क जो है वो गुड क्वालिटी का है। तो सपोज एक कोई सैंपल हमारे पास लेके आ गया, तो हम किस बेसिस पे जज करेंगे कि ये क्वालिटी इस मिल्क की पर्टिकुलर मिल्क की ठीक है। और बाकी सारी बातें जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो बाद की बातें आ जाती हैं। इनिशियली अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर सैंपल है हमारे पास, उसको जज करना है हमें क्वालिटी वाइज वो कैसा होना चाहिए, तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डेब्रिस और सेडिमेंट। ऐसा ना हो कि उसके अंदर एनिमल के हेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं या कोई फीड पार्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेब्रिस एंड सेडिमेंट। देन इट शुड बी फ्री ऑफ फ्लेवर्स। सपोज एक किसी पर्टिकुलर एनिमल को कीटोसिस की कंडीशन है, तो जो एसीटोन जो कीटोन बॉडी फॉर्म होती है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्मेल हमें देखने को मिलेगी मिल्क के अंदर, जिसको हम कावी स्मेल बोलते हैं ड्यू टू एसीटोन। वैसी स्मेल हमें देखने को मिलेगी। या कुछ ऐसे जैसे मिल्किंग से जस्ट पहले उसने साइलस कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से कुछ ऑफ फ्लेवर्स हमें देखने को मिलेंगे। देन अगर अब नॉर्मल फ्लेवर्स एंड ऑर्डर की भी अगर बात है कि अगर उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल कुछ चेंजेस आ गए, सोरनेस उसके अंदर आ गई, तो ऑफ फ्लेवर उसके अंदर डेवलप होगा। देन बैक्टीरियल काउंट, ये हम जो भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है डीएमसी एसपीसी उसके बेसिस पे जज करते हैं। देन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स एंड डिटर्जेंट्स, हैव नॉर्मल कंपोजिशन एंड एसिडिटी। कि जब उसको टेस्ट करें तो उसका जो पीएच है उसके अंदर हमें ऐसा ना हो कि सोरनेस फील हो, तो दैट शुड बी हैव नॉर्मल कंपोजिशन एंड नॉर्मल एसिडिटी। तो अगर इस टाइप से हमसे पूछा जाए कि क्वालिटी आपको असेस करनी है या क्वालिटी गुड क्वालिटी मिल्क के हम क्या पैरामीटर्स कह सकते हैं, तो दीज 4-5 पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेंशन कि गुड क्वालिटी रॉ मिल्क हैज़ टू बी जैसे फ्री ऑफ सेडिमेंट, फ्री ऑफ फ्लेवर्स, ऑफ ऑर्डर्स, कोई कलर उसके अंदर डिस्कलरेशन नहीं होनी चाहिए, बैक्टीरियल काउंट उसका कम होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केमिकल्स, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई डिटर्जेंट्स या फिर अडल्ट्रेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, दैट अडल्ट्रेंट शुड नॉट बी हेयर इन दिस रॉ मिल्क। देन इट शुड हैव अ नॉर्मल कंपोजिशन एंड एसिडिटी।
देन जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रॉ मिल्क की जो फ्रेगमेंटेड प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, आप देखोगे कि जो मोस्टली एक ओनर के पास 2 to 3 एनिमल्स ही हम मानते हैं इन जनरली, और जो मिल्क यील्ड है ऑन एन एवरेज अगर इंडिजिनस कैटल की बात करें तो हम 2 to 3 या 3 to 4 kg की रेंज में अगर लेके चलें तो एक जो फार्मर है दैट कैन प्रोड्यूस ओनली 8 to 10 kg ऑफ मिल्क। कोई ऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर हमारे पास नहीं है, इसलिए जो कलेक्शन है वो बड़ा चैलेंजिंग है। या तो सिंपल ये है कि मिल्क जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई मिडल मैन आके लेके जा रहा है और कोई कहीं पे सेल कर रहा है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सेक्टर की या ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे जो कलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो प्रोडक्शन है आप देखोगे जनरली मिल्क का, वो रूरल जो सेक्टर है, रूरल जो पॉपुलेशन है वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, और कंजप्शन जो उसका होगा वो अर्बन पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दैट विल बी फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। सो रूरल एरिया में उसका कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं दैट आर कॉमनली फॉलोड इन इंडिया फॉर कलेक्शन या असेंबलिंग ऑफ मिल्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो अमूल मॉडल हम पढ़ते हैं कि कुछ गांव के पर्टिकुलर लोग एक इकट्ठा होकर कोऑपरेटिव डेयरी की फॉर्मेशन करते हैं, और वहाँ से जितने भी विलेजर्स हैं वो अपना मिल्क लेके आते हैं। बेस्ड ऑन फैट एंड एसएनएफ उनकी पेमेंट होती है। कुछ इनिशियल क्वालिटी टेस्ट हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव मिल्किंग सोसाइटी। ये बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैक्सिमम, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट है वो इससे इस पर्टिकुलर मेथड से उनको ऑब्टेन हो सकता है। देन बाय कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडल मैन, तो जहाँ पे जो नॉर्मली प्रोसेस फॉलो होती है, जो भी मिडल मैन है वो प्रोड्यूसर के डोर स्टेप पे जाते हैं, वहाँ से मिल्क कलेक्ट करते हैं और उसको जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको सेल करते हैं। देन थर्ड है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। कुछ ऐसी डेयरीज हैं या कुछ ऐसे विलेजेस हैं जो अर्बन एरिया के बिल्कुल एडजेसेंट है, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो इंडिविजुअली भी अपना जो मिल्क है वो डायरेक्टली सेल कर सकता है। तो कलेक्शन सिस्टम ये जनरली हम 3 यहाँ पे फॉलो करते हैं। वन इज कोऑपरेटिव, सेकंड इज थ्रू मिडल मैन, एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जैसे हमने डिस्कशन किया तो उसी का एक पार्ट है मिल्क कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स या डिपोज। जो भी विलेजर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं, और वहाँ पे जो बेस्ड ऑन द टेस्टिंग या क्वालिटी ऑफ द मिल्क जो उनकी प्रॉफिट्स हैं या जो प्राइसेस हैं वो उसके बेसिस पे फिक्स करते हैं। तो इन कलेक्शन या चिलिंग सेंटर्स का क्या पर्पज़ है कि जो मिल्क वहाँ से कलेक्ट होगा उसको ट्रांसपोर्टेशन करके किसी भी ऑर्गेनाइज जो डेयरी प्लांट है जहाँ पे उसकी पैकेजिंग है या पास्चराइजेशन है या फर्दर प्रोसेसिंग है वहाँ तक उसको पहुँचाना, और उसकी जो क्वालिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना। तो क्वालिटी प्रिजर्व की जब हमने बात की तो इसमें कंसेप्ट आ जाता है कि क्वालिटी प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड है दैट इज़ चिलिंग। कि जैसे ही मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट इज़ एन आइडियल सोर्स फॉर कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो हमारा जो पर्पज़ रहता है वो ये रहता है कि उसको जितना जल्दी हम हो सके उतना जल्दी उसको 5 डिग्री सेल्सियस या उसके बिलो हम स्टोर करें, 5 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 5 डिग्री। तो उसकी वजह से जो होगा क्या, माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन है हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सो जो कलेक्शन सेंटर्स हैं या चिलिंग डिपोज हैं इनका पर्पज़ क्या है, तो दे प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ रॉ मिल्क एंड टू प्रोवाइड ईजी ट्रांसपोर्ट फॉर टू द प्रोसेसिंग डेयरी प्लांट। कि जहाँ तक जब तक उनके पास जो मिल्क टैंकर है सप्लाई लेने आना था जिसको, वो नहीं आता तब तक वो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस वहाँ मेंटेन करके रखेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। देन इन कलेक्शन या चिलिंग सेंटर्स की और क्या बात है, इनकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो लोकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इक्विपमेंट्स इन्हें चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ लेते हैं कि जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स है उसके अंदर ऑपरेशंस क्या होते हैं, या उसकी एस्टेब्लिशमेंट किस पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए वेयर एडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन, ऐसा ना हो कि बस उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स हैं या मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, तब ये जो मॉडल है दैट विल बी फेल्ड। तो वहाँ पे देयर शुड बी एडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन। सेकेंड, अब जो ओनर है वो अपने कैंस लेके आएंगे या जो भी इंस्ट्रूमेंट जिनमें वो मिल्क लेके आते हैं, तो वहाँ पे उनको वॉशिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो देयर शुड बी एडिक्वेट पोर्टेबल वाटर सप्लाई। थर्ड,
अब जब मिल्क कलेक्ट उन्होंने कर लिया वहाँ से, तो उसकी मूवमेंट होनी है सिटी तक या जो भी मिल्क प्लांट है, तो देयर शुड बी गुड रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी। तो इट शुड बी नियर टू अ गुड रोड और हाईवे और अ रेलवे स्टेशन। देयर शुड बी सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई की रिक्वायरमेंट वहाँ पे चाहिए उन इंस्ट्रूमेंट्स को रन करने के लिए। देन सीवेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़, कि जो भी सेडिमेंट्स है या जो वॉशिंग है उनके अंदर बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट होंगे, तो ऐसा ना हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंटेमिनेट करें। देयर शुड बी सफिशिएंट सीवेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़। देन हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए एक मिल्क कलेक्शन सेंटर पे या डिपो के ऊपर। सो सपोज जैसे कोई मिल्क लेके आता है, तो इनिशियली जो सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे, मिल्क को वे करेंगे, वेइंग करेंगे कि कितना वेट उस पर्टिकुलर जो भी मिल्क है वो लेके आए हैं, उसके अंदर वेट है। तो जो फर्स्ट इक्विपमेंट हमें चाहिए दैट इज मिल्क वे टैंक या फिर वेइंग स्केल। ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो हमें कलेक्शन या चिलिंग सेंटर के ऊपर चाहिए। देन हमने कुछ उसके टेस्ट किए, तो एक जो पर्टिकुलर पूरे गांव का जो मिल्क है या पूरे विलेज का मिल्क है उसको पूल करते हैं। तो पूलिंग के लिए हमें क्या चाहिए वहाँ पे, देयर शुड बी अ टैंक विद कवर, पर्टिकुलर उसके ऊपर एक लिड होनी चाहिए ताकि कंटेमिनेशन को हम प्रिवेंट कर सकें। देन मिल्क पंप एंड कैन वॉशर, जो कैन्स हैं उनको वॉश करना है हमें, तो कैन वॉशर शुड बी देयर। देन हमने बात की थी कि वहाँ पे जो प्राइमरी पर्पज है दैट इज चिलिंग ऑफ मिल्क। तो जो चिलिंग होगी वो किस मेथड से होगी, देयर शुड बी सरफेस और प्लेट कूलर्स, रेफ्रिजरेटिंग यूनिट एंड ए कोल्ड रूम ऑफ सुटेबल कैपेबिलिटी। जितना मिल्क हम रिसीव कर रहे हैं हमारे पास इतना स्पेस होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मिल्क को हम प्रिजर्व कर पाएँ। तो देयर शुड बी कूलिंग प्लेट। जो कूलिंग है या चिलिंग के दो मेथड्स हम डिस्कस करते हैं, सरफेस कूलिंग या फिर प्लेट कूलिंग। देन रेफ्रिजरेशन यूनिट एंड कोल्ड रूम। देन जो मिल्क टेस्टिंग यूनिट है, जैसे फैट एंड एसएनएफ के बेसिस पे हम जनरली, आपने प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिल्क पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो जनरली हम यूज करते हैं दैट इज फैट एंड एसएनएफ। तो देयर शुड बी मिल्क टेस्टिंग यूनिट टू मेजर फैट एंड एसएनएफ। उसके अलावा जैसे जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे आगे कि उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, या फिर और जो भी क्लोट ऑन बॉइलिंग टाइप, इस टाइप की फैसिलिटी वहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर चिलिंग सेंटर के ऊपर चाहिए। So what are the operational procedure then we discussed? So this is same as a small dairy on जब भी कोई मिल्क सैंपल या मिल्क लेके आएगा, हम एक उसका पर्टिकुलर सैंपल लेके चेक करेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, उसके बेसिस पे हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे। सो जैसे ही हमने उसका चेक किया कि कोई ऑफ फ्लेवर्स नहीं है, कोई डिस्कलरेशन नहीं है, कोई सेडिमेंट उसके अंदर नहीं है, तो हम उसको मिल्क को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ऐसा लगता है कि उसके अंदर सोरनेस है, जैसे टेस्ट करके हमने देखा, तो वहाँ पे हमने देखा कि सोरनेस उसके अंदर आ गई है, खट्टा हो गया है जो मिल्क है, तो उस पर्टिकुलर सैंपल को हम डिस्कार्ड कर देंगे या उस पर्टिकुलर मिल्क को हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो ये हमारा जजिंग रहेगी वहाँ पे, वेदर टू एक्सेप्ट दैट मिल्क और टू रिजेक्ट दैट मिल्क। देन दैट मिल्क विल बी वेड, sampled for testing, cooled and stored at low temperature until dispatched to the processing unit। ये इसके जनरल जो रूटीन प्रोसेसिंग है एक पर्टिकुलर चिलिंग सेंटर की, वो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है कि जो भी मिल्क आएगा सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट या फिर कुछ केमिकल टेस्ट करके ये डिसाइड करेंगे कि वेदर वी हैव टू एक्सेप्ट दिस मिल्क और रिजेक्ट दिस मिल्क। देन द सेकेंड स्टेप, जो हम सैंपल आया है उसकी वेइंग करेंगे, हमें आइडिया लगेगा कि कितना वेट उसके अंदर है। देन सैंपल फॉर फर्दर टेस्टिंग, जो केमिकल एग्जामिनेशन, कोई एडल्ट्रेशन हमें चेक करनी है, सो वो थर्ड स्टेप विल बी टेस्टिंग ऑफ द सैंपल। देन चिलिंग या फिर कूल्ड एंड स्टोर्ड एट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर विच इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, हम लो तो मेंशन कर देते हैं लेकिन उसमें 5 को जनरली मेंशन नहीं करते, तो ये क्रिटिकल है। तो अगर इनको 5, 6 जो हमारे पास हैं तो उनको अगर लिखें तो सबसे पहले हम ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करेंगे, देन हम वेइंग करेंगे उस पर्टिकुलर सैंपल की, देन हमारे पास आ जाएगा टेस्टिंग एक फॉर केमिकल एग्जामिनेशन या फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हम करेंगे, देन कूलिंग एंड लास्ट विल बी स्टोरेज एट टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। So this part is related to milk chilling center या collection center, जिसके अंदर हमने we have to discuss, we discussed that objectives. What are the objectives? The objective is to preserve the quality
ऑफ रॉ मिल्क, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हमने हेल्प करनी है। देन हमने लोकेशन डिस्कस की, उसकी लोकेशन किस पर्टिकुलर एरिया में, जो जनरली आप डेयरी के अंदर या हर जगह डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई, एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी शुड बी देयर। एडिशनली बस यहाँ पे है कि मिल्क प्रोडक्शन शुड बी एडिक्वेट टू स्टार्ट एंड चिलिंग सेंटर। Then what are the instruments या equipments we need to start in chilling center, and what are the operational procedures या operational guidelines, routine operations that are carried out on and chilling center. Clear? यहाँ तक कोई doubt you can ask. Any doubt in this part? Okay. सो चिलिंग सेंटर पे हमने डिस्कशन किया कूलिंग का। अब जो कूलिंग के मेथड्स हैं उनको कैसे कैसे हम कूलिंग करते हैं या चिलिंग करते हैं, और कैसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखोगे जनरली यूपीएससी के अंदर 2 to 3 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मिल्क। सो कूलिंग की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि ये हमने इनिशियली डिस्कस किया कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिल्क बॉडी को लीव करता है 38 डिग्री सेल्सियस पे, वो एक आइडियल सोर्स है फॉर माइक्रोब्स, कि वहाँ पे माइक्रोबियल स्पॉइलेज के मैक्सिमम चांसेस हैं। सो अगर हम उसको कूलिंग नहीं करेंगे, अगर उसी सेम टेम्परेचर पे रहने देंगे, सो विद इन 5 आवर्स या 10 आवर्स जो पॉपुलेशन है वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाएगी वहाँ पे। जैसे जो इसके लिए टेबल है, अगर 18 आवर्स पे हम 18 आवर्स तक उसको रूम टेम्परेचर पे मिल्क को रखेंगे, सो जो इनिशियली अगर उसमें 1 अगर यूनिट मान के चले कि एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था, सो अगर सेम टेम्परेचर पे रहेगा 18 आवर्स तक, तो द फैक्टर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.2 लैक्स। अगर एक बैक्टीरिया इनिशियली उस मिल्क के अंदर प्रेजेंट था, तो अगर हमने उसकी चिलिंग नहीं की तो दैट 1 बैक्टीरिया विल बी मल्टीप्लाइड टू 1,20,000। और अगर हम इसको 5 डिग्री से नीचे स्टोर कर देंगे तो दैट मल्टीप्लिकेशन विल बी ओनली 1.05। सो इसीलिए जो हमारा पर्पस है दैट इज टू स्टोर मिल्क एट 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो टू प्रिवेंट दिस माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या माइक्रोबियल स्पॉइलेज। सो दिस इज मेंशन्ड द कॉमन मिल्क ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो बेस्ट एट 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। जो पर्टिकुलर रेंज होती है, जिस रेंज पे या जिस टेम्परेचर पे मिल्क बॉडी को लीव करता है, वहाँ पे जो मीजोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आइडियली मल्टीप्लाई इन दैट पर्टिकुलर मिल्क सॉल्यूशन। तो वो क्या करेंगे, उसकी स्पॉइलेज कोज करेंगे। उस स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, उसकी चिलिंग करनी है या कूलिंग करनी है। सो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, दिस इज द फैक्टर दैट आई एम डिस्कसिंग कि इफ अगर हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, सपोज 25 डिग्रीज पे हमने उसको रूम टेम्परेचर पे मिल्क को रहने दिया, सो इनिशियली जो फैक्टर था, सपोज एक बैक्टीरिया था, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू 1,20,000। 20 डिग्रीज पे रखा तो हमने दैट फैक्टर इज 20, 15 पे रखा तो दैट इज 10, 10 डिग्री पे 1.8। सो अगर आप 5 डिग्री से नीचे भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इतनी कोशिश तो जरूर रहे कि हम उसको 10 डिग्री या बिलो स्टोर करें। जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स है वहाँ पे हमारा जो पर्पज़ है कि हम माइक्रोबियल क्वालिटी को मिनिमम लेवल पे मेंटेन करके रखें, तो वहाँ पे हमारा टारगेट है टू स्टोर मिल्क एट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस यू कैन ऐड इन योर आंसर कि कुछ पर्टिकुलर अगर हम कूलिंग नहीं करेंगे तो दैट बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन विल बी अप टू द फैक्टर ऑफ 1,20,000। सो व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ कूलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो सबसे पहला जो इसके अंदर मेथड आता है दैट इज इन कैन या फिर कैन इमर्शन मेथड। सपोज हमने मिल्क किसी भी मिल्किंग पेल में लेके आए और एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी है जिसके अंदर चिल्ड वाटर है, तो उसके अंदर जो कैन है हम वो कैन उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे जो हमारा चिल्ड वाटर प्रेजेंट है, सो मिल्क हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इस लेवल तक फिल करेंगे ताकि कंटेमिनेशन ना हो वाटर का। जो नॉर्मली एक अगर आप मान के चलो एक कोई वाटर के लिए रिसोर्स हमने बना रखा है, उसके अंदर हम चिल्ड वाटर रखते हैं और ऊपर से जो मिल्किंग कैन है हमारी, उस कैन को उसके अंदर इमर्स कर देते हैं। तो इसीलिए जो इसको बोल देते हैं हम इन कैन या फिर कैन इमर्शन मेथड, कि जो कैन है दैट विल बी इमर्स्ड इन अ वाटर बॉडी
और वहाँ पे जो है टेम्परेचर दैट विल बी ब्रॉट डाउन बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। और एक बार जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो लॉन्ग टाइम तक वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो क्या एडवांटेजेस है इसके, ये दिस इज द डेफिनेशन। फ्रॉम कैरिंग पेल्स द मिल्क पोर्ड डायरेक्टली इनटू द कैन्स थ्रू अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्यों? क्योंकि कोई भी अगर उसके अंदर एक्सोजेनस मैटर है, कोई भी सेडिमेंट है, उसको हम अवॉइड करेंगे। और व्हेन द कैन इज फुल इट इज जनरली लोवर्ड इनटू अ टैंक और ट्रफ कंटेनिंग कूलिंग वाटर। सो ये कैन इमर्शन मेथड है। व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस? सो एडवांटेजेस क्या है कि नॉट ओनली द मिल्क इज कूल्ड बट इट ऑल्सो स्टेज कूल, कि जब तक उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जो मिल्क है वो भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। अगर किसी के पास लार्ज लेवल की रेफ्रिजरेटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे स्मॉलर स्केल के ऊपर हम ये वाला मेथड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? कूलिंग ऑफ मिल्क दैट विल बी वेरी स्लो, बड़ा स्लो मिल्क जो है कूलिंग होगी। और दूसरा इसमें रिस्क रहता है हमेशा, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन की, जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं एंटर ना कर जाए मिल्क के अंदर, तो वहाँ पे उसकी जो क्वालिटी है दैट कैन बी डैमेज। So there is a danger of milk contamination in case tank waters enter milk in can. Clear? Then next we have surface cooler. Can immersion के बाद जो cooling का second method है that is surface coolers. So surface coolers के अंदर multiple जो shape होती है वो use करते हैं हम, plain, conical, spiral, horizontal, tubular। तो जो commonly हम use करते हैं this type of shape we use horizontal, tubular। So होगा क्या कि एक ट्यूब का हम यूज करेंगे, इस टाइप से उसकी मूवमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल ट्यूबर। इसके अंदर जो है वो चिल्ड वाटर हम सप्लाई करेंगे इसके अंदर से, और मिल्क जो है वो ऊपर से आएगा। तो मिल्क इसके कांटेक्ट में आते आते नीचे जब इकट्ठा होगा, जब एक्यूमुलेट होगा, तब उसका टेम्परेचर दैट विल बी बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। So the milk is distributed over the outer surface of the cooling tubes. Tubes we will use in this particular method, और इन ट्यूब्स के अंदर जो है हम सप्लाई करेंगे दैट जो भी हमारा कूलिंग मीडिया है, जनरली जो यूज़ करते हैं हम वो चिल्ड वाटर ही यूज़ करेंगे, और उसको फिर एक बॉटम के अंदर हम एक्यूमुलेट कर लेंगे। द कूलिंग मीडिया मोस्टली चिल्ड वाटर इज सर्कुलेटेड इनसाइड दिस ट्यूब, और द कोल्ड मिल्क इज रिसीव्ड बिलो इन द रिसीविंग ट्रफ, जहाँ से फिर फर्दर उसकी जो मूवमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू दैट जो कैन इमर्शन था उसमें क्या था, हमें अगर हमने एक बार मिल्क जहाँ पे रख दिया उसको फर्दर मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन रहेगा। लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर इशू क्या है कि जब ये मिल्क लास्ट में यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो इस मिल्क के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, इसलिए फिर इसको हमें फर्दर जो स्टोरेज है जहाँ पे हम स्टोर करेंगे वहाँ पे स्टोरेज के लिए इसको बाय ग्रेविटी और बाय पंप हमें वहाँ पे इसको सर्कुलेट करना पड़ेगा। कैन इमर्शन में ऐसा नहीं था, कैन इमर्शन में हमने जहाँ उसको रखा वो वहीं पे रहा था जब तक उसकी फर्दर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई थी। सो ये एक इसके अंदर कैन इमर्शन और सरफेस कूलर के अंदर डिफरेंस है। सो क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस? एक जो मेजर था पहला, वहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट था, जो कूलिंग हो रही थी वो लेट थी सरफेस कैन के अंदर। इसके अंदर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो वहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर होगी रैपिडली और इफेक्टिवली, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और ऑल्सो एरिएट्स द मिल्क दस इम्प्रूव इट्स फ्लेवर। एरिएशन भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स कंस्टेंट अटेंशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिल्क एकदम पोर कर दिया जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो फिर पर्टिकुलरली जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। वेरी स्लो अगर हमने करा तो वहाँ पे हो सकता है कि आइस फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर हो जाए। तो दैट फ्लो शुड बी नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो, एक कांस्टेंट फ्लो वहाँ पे होना चाहिए। देन देर आर चांसेस, क्योंकि मिल्क फ्रीली एक एयर के अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो देर आर चांसेस ऑफ एयरबोर्न कंटेमिनेशन। वहाँ पे जो कैन इमर्शन था वहाँ पे हमने डिस्कस किया देर आर चांसेस ऑफ वाटरबोर्न इन्फेक्शन, सो हियर द चांसेस आर मोर ऑफ एयरबोर्न इन्फेक्शन। क्लीनिंग सैनिटेशन नॉट वेरी इफेक्टिव, इवेपोरेशन लॉसेज आर देयर, कि कुछ इस पर्टिकुलर मेथड के ड्यूरेशन में इवेपोरेशन लॉसेज की भी पॉसिबिलिटी है। देन द मेथड वी कॉमनली यूज इन टैंक और बल्क टैंक कूलर, दिस इज यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज,
और प्रॉपरली डिजाइंड जो बल्क कंटेनर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइज्ड फार्म है, 500 एनिमल्स हैं, तो उसको अगर अपना मिल्क ट्रांसपोर्ट करना है तो जो टैंकर्स जनरली यूज़ करते हैं उन टैंक्स के अंदर सफिशिएंट रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो दे रन बाय मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स और दे आर प्रॉपरली डिजाइंड बल्क मिल्क टैंक कूलर्स। सो जो इन टैंक या बल्क टैंक, दैट विल हेल्प इन राइटिंग द आंसर, कि इन टैंक के अंदर जो इनसाइड द टैंक हम जो कूलिंग करेंगे, और वो जो टैंक डिजाइंड है वो इस पर्टिकुलर वे में डिजाइंड है कि वहां पे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो जो सिस्टम है दैट कूल्स द मिल्क रैपिडली टू अ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। और अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ जाएंगी। एक बार जब टेम्परेचर अचीव हो गया तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। सेकेंड, जो टैंकर्स हैं उनके अंदर मिल्क दैट कैन बी पोर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मिल्किंग पेल इनटू द टैंक। फिर इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कंटेमिनेशन के, क्योंकि ना तो डायरेक्टली ये एयर के कांटेक्ट में आ रहा, ना फिर ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहा। हीट जो है ट्रांसफर वो और फास्ट होगी, और जो टेम्परेचर है वो दैट विल बी मेंटेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो दिस सिस्टम वी कॉमनली यूज इन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज, डेवलप्ड कंट्रीज। सो इंडिया के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि हम एक जो बल्क टैंकर हैं उनको यूज कर पाएं। सो हम क्या करते हैं, वी यूज मिल्क चिलिंग सेंटर, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि मिल्क चिलिंग सेंटर से दिस इज ओनली अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द कलेक्शन एंड चिलिंग ऑफ विलेज मिल्क। कि विलेज पे हमने जो कोऑपरेटिव डेयरीज एस्टेब्लिश करी हैं, डेयरी यूनिट्स, तो वहाँ पे हम कलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें यही ऑप्शन हमारे लिए बचता है, मिल्क चिलिंग सेंटर। कि 5-6 जो विलेज है वो पर्टिकुलरली मिल्क को पूल करके एक जगह पे प्रिजर्व कर पाएँ। जैसे कोई रिमोट एरियाज है जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है डेली बेसिस में मिल्क कलेक्शन की, या ट्वाइस अ डे मिल्क कलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उन पर्टिकुलर एरियाज में क्या होगा, एक चिलिंग सेंटर शुड बी देयर, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर एरिया उसके अंदर है उस एरिया के जितनी भी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो स्टोर कर पाए। तो दे कैन प्रॉफिटेबली रन बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ थ्रू द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो मिल्क चिलिंग सेंटर्स हैं उनके अंदर जो मॉडल हम यूज करते हैं, जैसे जो अमूल का मॉडल है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, वो मॉडल हम इस पर्टिकुलर चिलिंग सेंटर्स के अंदर यूज करेंगे। चिलिंग तक क्लियर है? चिलिंग में कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड काफ़ी पूछे गए हैं चिलिंग से रिलेटेड। तो कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। एनी डाउट? ओके, सो देन कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है, और जो उसकी डिमांड है दैट इज इन अर्बन एरिया। सो मूवमेंट शुड बी फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। सो इंडिया की ब्रॉड डाइवर्सिटी है, कहीं हिली एरियाज है, कहीं पे प्लेन रोड है, कहीं पे रोड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड, और जनरली जो इंडियन कंडीशन है वहाँ पे हम ट्वाइस अ डे जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन या कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन दैट इज ट्वाइस अ डे। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अगर इंडियन कंडीशंस की हम देखें तो किस किस मेथड से जो है मिल्क को वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जनरली जैसे विलेज लेवल में आपने देखा होगा कि जो ओनर का या प्रोड्यूसर का घर कहीं पे होता है, एनिमल जो होते हैं वो कहीं बाहर वो टाई करते हैं। तो जहाँ से मिल्क कलेक्ट करते हैं तो वो अपने सिर के ऊपर जो भी इक्विपमेंट है उसको लेके आते हैं और घर के अंदर उसको स्टोर करते हैं। सो एक जो फर्स्ट मेथड है दैट इज हेड लोड। दिस इज अ मेथड कि इसके अंदर हेड के ऊपर जो भी मिल्किंग पेल है या मिल्किंग कैन है, मिल्किंग इक्विपमेंट है, उसको वो लेते हैं और उसको जो भी चिलिंग सेंटर है या कलेक्शन सेंटर है वहाँ तक उस मिल्क को लेके जाते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर ह्यूमन जो है वो कितना अपने सिर के ऊपर मिल्क जो है वो कैरी कर सकता है, तो उसकी लिमिट है कि यहाँ पे जो हेड लोड होगा देर विल बी, दे कैन कैरी अप टू 25 लीटर्स। और 25 लीटर्स अगर आप सिर पे रख के कितना वो कर सकते हो तो उसकी भी लिमिट है। तो जो लिमिटेड डिस्टेंसेज हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेज 3 to 8 किलोमीटर्स हेड लोड पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ट्रांसपोर्टेशन, कम से कम आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि एक जो लिमिट है वो ब्रॉड रेंज कितनी है। सपोज ये 3 to 25 है तो हम ये मान के चलें कि ऑन एन एवरेज 14-15 लीटर्स जो है एक ह्यूमन जो है अपने हेड लोड के अंदर कैरी कर सकता है, और डिस्टेंस जो है वो अप टू 8 किलोमीटर्स दैट कैन बी ट्रेवल्ड बाय हेड लोड, या जो
बाय फुट जो वो ट्रेवल करेगा। जनरली ये जो हेड लोड है एंड शोल्डर स्लिंग, ये जो हम यूज़ करते हैं मेथड्स, दे आर इन हिली एरिया जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई बाइसिकल, कोई मोटर बाइक हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो हिली एरियाज है वहाँ पे हम जनरली हेड लोड और शोल्डर स्लिंग का यूज़ करते हैं। सो शोल्डर स्लिंग में भी सिमिलरली ये है कि जो डिस्टेंस है वो बाय फुट ट्रेवल होगा, लेकिन जो उसको कैरी करने का मेथड होगा दैट विल बी दैट कंटेनर इज हैंग्ड इन शोल्डर। तो वो शोल्डर स्लिंग है, इसके अंदर जो क्वांटिटी है दैट वी कैन कैरी इज 20 to 40 लीटर्स, और जो डिस्टेंस है दैट इज स्लाइटली मोर देन हेड लोड 5 to 10 किलोमीटर्स। देन जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, कुछ पर्टिकुलर पाथवे है, वो सीमेंटेड है या नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी अलग है, लेकिन विलेजर्स कुछ अगर एक साथ मिल्क पूल करते हैं तो यूजिंग बुलक कार्ट्स दे कैन ट्रेवल टू द चिलिंग सेंटर्स, और इसके अंदर जो है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड मोर। सो बुलक कार्ट में हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज 300 to 400 kgs, एंड जो डिस्टेंस है दैट विल बी कवर्ड अप टू 10 to 12 किलोमीटर्स। लेकिन इस 10 to 12 को कवर करने में जो टाइम कंज्यूम होगा दैट विल बी 1 to 2 hours यूजिंग बुलक कार्ट। देन एक हॉर्स कार्ट हम यूज कर सकते हैं। हॉर्स कार्ट के अंदर जो क्वांटिटी हम यूज करेंगे दैट इज 200 to 250 kgs, लेकिन डिस्टेंस जो है वो भी लिमिटेड है, ज़्यादा डिस्टेंस हम नहीं कर सकते, 10 to 15 किलोमीटर्स। देन पैक एनिमल्स, पोनीज, हॉर्सेज, डंकीज, बुलक्स, दे आर यूजली एम्प्लॉयड टू कैरी 40 to 80 kg, और जो डिस्टेंस है जनरली 5 to 10 किलोमीटर्स दे जनरली ट्रेवल। देन जो पुराना टाइम था वहाँ पे बाइसिकल्स का बड़ा कॉमनली यूज़ होता था जब तक मोटर बाइक्स नहीं आई थी। तो जो बाइसिकल्स पे है तो अबाउट 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, और जो डिस्टेंस है दैट कैन बी ट्रेवल्ड विल बी 10 to 15 किलोमीटर्स। मोटरसाइकिल में 15 किलोमीटर्स और मिल्क की कैपेसिटी 100 लीटर्स हम करेंगे केजी की जगह। देन साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बोट वी कैन यूज़, मोटर ट्रक्स, रेलवे वैगन्स एंड रोड टैंकर एंड रेल टैंकर। जो टैंकर्स हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। सो टैंकर्स के अंदर हम स्टेनलेस स्टील टैंक यूज़ करेंगे, और 3000 to 12,000 लीटर्स that milk can be transported from a distance of 100 to 1000 kilometers. Similarly, rail tankers, उनके अंदर भी कैपेसिटी काफ़ी है और डिस्टेंस कैन बी ट्रेवल्ड अप टू 3000 किलोमीटर। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास ये टेबल है, आई होप आपको क्लियर होगी, जिसके अंदर इंडिविजुअली हम मेंशन ना करके इस टेबल की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बड़े लिमिटेड टाइम के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट वी कैन कवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल। सो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने इनिशियली जो है डिस्कस किए, मल्टीपल मेथड्स हैं, तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम 3 वेज में डिवाइड कर देंगे। वन इज रोडवेज, बाय रोड, बाय वाटर और बाय रेलवेज। सो ये हमारी ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगी जिसके बेसिस पे हम जो है मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो रोडवेज की जब हमने बात की तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो कैंस को यूज़ करते हैं या टैंक्स को। जब भी मिल्क की मूवमेंट होगी चिलिंग सेंटर पे, या तो कैंस हम यूज़ करेंगे, या फिर अगर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे हम टैंक्स का यूज़ करेंगे। तो जो हेड जो लोड है, या फिर शोल्डर स्लिंग है, या पैक एनिमल है, जैसे किसी हिली एरियाज़ में कोई जो जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो म्यूल्स हम यूज़ करते हैं तो उनके और भी जितने कोई फूड प्रोडक्ट है, कोई आटा उनको लेके जाना है, तो ये पैक एनिमल्स ही यूज़ करते हैं। तो पैक एनिमल्स के अंदर हम टैंक्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली जो कैंस है वही यूज़ होंगी। तो हेड लोड, शोल्डर स्लिंग और पैक एनिमल्स के अंदर जो मिल्किंग वेसल हम यूज़ करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट वेसल इज कैन। देन दिस इज द रेंज जो हमने डिस्कस की, कितनी रेंज ये कैरी कर सकते हैं, कितना वेट ये बियर कर सकते हैं, और डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट अगर आप ब्रॉडली देखे जाए तो वो 3 to 10 किलोमीटर्स की एक ब्रॉड रेंज है जो बाय फुट ऑन शोल्डर स्लिंग और पैक एनिमल जो कैरी कर सकते हैं। तो दैट रेंज, ब्रॉड रेंज इज अब 3 to 10 किलोमीटर्स। देन हमारे पास आ जाते हैं फिर जैसे बुलक कार्ट है, टोंगा, बाइसिकल, साइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ये जितने भी हमने डिस्कस किए। तो जो कॉमनली यूज होते हैं दैट यू कैन रिमेंबर, जैसे मोटरसाइकिल इज अ कॉमन वे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। सो द लोड रेंज इज 100 to 150 किलोमीटर्स, और डिस्टेंस जो है वो कॉमनली
विदाउट स्पॉइलेज जो ट्रैवल कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल डिस्टेंस है दैट इज 15 to 20 किलोमीटर्स। देन जो टैंकर्स की हमने बात की थी, तो वहाँ पे कैंस, टैंक्स, वेट टैंक्स, तो वहाँ पे जो कैपेसिटी है दैट इज मच मोर, और जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो टू है लॉन्गर एक्सटेंट। वाटरवेज बोट्स का हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई आइलैंड टाइप है जहाँ जिसकी कनेक्टिविटी नहीं है मेन लैंड से, तो वहाँ पे हम बोट्स का यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और जो कैपेसिटी जनरली है वो 40 to 200, और डिस्टेंस जनरली 10 किलोमीटर्स तक का हम इसमें ट्रैवल कर पाते हैं। देन रेलवेज है तो रेल वैगन और रेल टैंकर्स, दो चीज़ें हैं। एक तो रेल वैगन है जिसके अंदर आपने जो मिल्किंग कैंस है वो रखनी है, और एक पर्टिकुलर रेल टैंकर जिसको हमने मॉडिफाई कर दिया है प्योरली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, उसके अंदर हम डायरेक्टली जो मिल्क है वो पुल कर सकते हैं, तो दैट इज रेल टैंकर, कैपेसिटी ऑफ विच विल बी 10,000 to 50,000 किलोमीटर्स, लीटर्स, एंड डिस्टेंस दैट कैन बी ट्रेवल्ड बाय अ रेल टैंकर इज अप टू 3,000 किलोमीटर्स। सो जो मैक्सिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट विल बी कवर्ड बाय अ रेल टैंकर। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल हमारे लिए, इसी के अंदर जनरली हम सारे उसको समअप कर रहे हैं। तो कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कूलिंग क्या पर्टिकुलर मेथड्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, और ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मेथड्स हम जनरली यूज़ करते हैं, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। सारे नहीं तो जो कुछ मेजर जैसे यूज़ करते हैं हम वो आप याद कर सकते हो, जैसे बाइसिकल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, टैंकर्स आपको याद रखने हैं, और ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन के ट्रांसपोर्टेशन के जो मेथड्स हैं, रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट वेसल्स क्या यूज़ करेंगे, कुछ पर्टिकुलर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, और जिनकी रेंज और जो डिस्टेंस है वो आप इजीली याद रख पाओ। शॉर्ट में ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो जितना कंफर्टेबली आप ये याद रख पाओ। रेंज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई ज़्यादा डिफरेंस उससे नहीं आएगा, लेकिन मेजर ब्लंडर नहीं होना चाहिए कि जैसे हेड लोड के ऊपर आप लिख दो कि 100 kg मिल्क ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो इतना बड़ा रेंज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज डाटा स्पेसिफिक नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है क्योंकि हम रेंज का इसमें यूज़ कर रहे हैं। देन जो ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं उसके अंदर क्या जनरली हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं, तो जैसे पुराने टाइम पे या कहीं कहीं पे अभी भी बेक्ड अर्थ, मिट्टी के बर्तन, वुडन, बैम्बू यूज़ कर सकते हैं, या फिर गैल्वनाइज्ड आयरन, टिन्ड आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, ये जनरली हम जो अब कमर्शियली जो यूज़ करते हैं उनके अंदर हम यही यूज़ करते हैं। कोई ओल्डर जो प्रैक्टिसेस हैं या कोई बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ है तो वहाँ पे बेक्ड अर्थ या फिर वुड और बैम्बू भी यूज़ करते हैं। नहीं तो जनरली आजकल सबके पास जो मिल्किंग यूटेंसिल्स है वो जनरली गैल्वनाइज्ड आयरन के ही मिलते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ मिल्क, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम्स इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टेस्टिंग ऑफ जो मिल्क है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। दस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सपोज एक कोई भी मिल्किंग प्लांट है, डेयरी प्लांट है, या फिर कोई चिलिंग सेंटर भी हम मान लेते हैं, तो कोई भी जो प्रोड्यूसर है या फार्मर है जब वो सैंपल लेके आएगा तो हम उसको वेट तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो फार्मर है जब वो मिल्क लेके आएगा तो कुछ हम ऐसे टेस्ट करेंगे, क्वालिटी टेस्ट, जो जहाँ पे हम रिसीव करेंगे तो वहाँ पे उस टेस्ट करके ये आइडिया लगा लेंगे कि ये जो मिल्क है इसको हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, जो शुरू में हमने डिस्कस किया। तो जहाँ पे हम रिसीव करते हैं उस मिल्क को, वहाँ पे जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट। इन प्लेटफॉर्म टेस्ट के बेसिस पे हमने ये आइडिया लगा लिया कि ये जो मिल्क है इसको हम फर्दर जो भी प्रोसेसिंग है उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो इसके बेसिस पे हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया या फिर रिजेक्ट कर दिया, दो है। जब प्लेटफॉर्म टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मिल्क को हमने पूल कर लिया एक पर्टिकुलर जगह पे, फिर उसका एक सैंपल हम लेंगे और उसके क्या करेंगे फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन या लेबोरेटरी टेस्ट। सो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली कोई पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म टेस्ट आप मेंशन करो तो उसके अंदर सिर्फ प्लेटफॉर्म टेस्ट की हम बात करेंगे। लेकिन अगर कोई इस वे में क्वेश्चन पूछे कि डिस्कस द टेस्ट फॉर जजिंग द क्वालिटी ऑफ रॉ मिल्क, तो जिसके अंदर स्पेसिफाइड नहीं है वहाँ पे आप दोनों टेस्ट का डिस्कशन करोगे, प्लेटफॉर्म टेस्ट क्या है और
लेबोरेटरी टेस्ट क्या है। तो इन दोनों का बड़ा मेजर है। प्लेटफॉर्म टेस्ट अपने आप में एक रोल प्ले करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट एक रोल प्ले करते हैं। तो पहले एक ओवरऑल ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट पे जाएंगे। सपोज एक जो मिल्किंग डेयरी प्लांट है, उसके जो मिल्क रिसीव हो रहा है, हम वहीं पे एज अ रिसीवर अपने आप को मान लेते हैं कि हमने ही मिल्क रिसीव करना है, हमने ये जज करना है कि इसकी मिल्क की क्वालिटी जो है वो सफिशेंट है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई ओनर है वो अपना डायरेक्ट मिल्क प्रोड्यूस करके आपके पास ले आया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक जगह पे चिलिंग सेंटर पे मिल्क जो है वो पूल हुआ और फिर उसकी मूवमेंट होके वो आपके पास आया, जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मिल्क रिसीव करेंगे। तो वहाँ पे आप अपने आप को मान के चलो, तो आपने देखा कि एक दो जगह पे हमने रखा है, एक तो एक इंडिविजुअल मिल्क हमारे पास आया है और एक चिलिंग सेंटर हमारे पास चिलिंग वाला आया है। सो चिलिंग वाले में सबसे पहला टेस्ट हम क्या करेंगे, चिल्ड मिल्क जो हमारे पास आया है, चिल्ड मिल्क अगर हमारे पास आया है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा उस पर्टिकुलर मेथड में, बोलो। आप सबसे पहली चीज क्या नोट करोगे, अगर एक टैंकर आपके पास आया है जिसके अंदर कूल्ड या चिल्ड मिल्क है, क्या पहली एग्जामिनेशन हमारी होगी? कोई भी, कोई आइडिया? अभी हमने डिस्कशन की, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? एक बार फिर रिपीट करना पड़ेगा, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। मिल्क क्वालिटी चेक करेंगे। इनिशियल जो फर्स्ट स्टेप हम क्या चेक करेंगे फर्स्ट? अच्छा ये बताओ कि फिर जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन थी उसमें टेम्परेचर कितना हमने डिस्कस किया था, कितना टेम्परेचर होना चाहिए वहां पे, जो चिलिंग के टाइम पे या स्टोरेज के टाइम पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आपने 5 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो अगर हमारे पास चिल्ड जो मिल्क कंटेनर अगर आया तो हमने देखा कि उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो उस मिल्क का 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वो आप पहले ही उसको रिजेक्ट कर दोगे उस पर्टिकुलर सैंपल को कि इसके अंदर फर्दर जो है कंटेमिनेशन हो चुकी है या माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो चुका है। मूवमेंट की ड्यूरेशन में कोई ना कोई जो टेम्परेचर चेन थी वो चेन ब्रोक हुई है किसी भी पर्टिकुलर वे से, तो जो माइक्रोबियल लोड है इन पर्टिकुलर सैंपल्स के अंदर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हमने टेम्परेचर जो है वो उसका देख लिया है, अब ठीक है टेम्परेचर। उसके बाद जब हम क्वालिटी असेस करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी सेंसेस का यूज़ करेंगे। जो भी हमारी सेंसेस हैं, आई है, स्मेल है, टेस्ट है, तो उन सेंसेस के को यूज़ करके जो हम टेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ये इनिशियली जो हम बात कर रहे हैं वो हम प्लेटफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं। जो एक सैंपल या मिल्क हमारे पास आया तो ऑन प्लेटफॉर्म जो हम उसके अंदर जो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या एक मिल्क चिलिंग सेंटर के जो चिलिंग सेंटर एस्टेब्लिश है वहाँ पे कोई जो फार्मर है वो रॉ मिल्क लेके आया, तो वहाँ पे हम क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम जो करेंगे दैट इज ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी सेंसेस क्या क्या हैं, जैसे टेस्ट है, स्मेल है और जो विजन है, उसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि इस मिल्क की क्वालिटी के अंदर कोई मेजर चेंज तो नहीं है जो कंज्यूमर की हेल्थ को अफेक्ट कर सके या फर्दर जो प्रोसेसिंग है उसको अफेक्ट करे। तो सबसे पहले हम विजन का यूज़ करके देखेंगे कलर के अंदर कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई ऐसा बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो उसके अंदर नहीं है जिसकी वजह से, जैसे सिरेशिया वगैरह है, सिरेशिया मार्सिसेंस, जब इसका कंटेमिनेशन होता है तो रेड डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलती है। या आप देखोगे उसके अंदर वैसे कोई ब्लड की स्ट्रीक्स तो नहीं है, कोई मेस्टाइटिक मिल्क तो हमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसके अंदर कोई मेस्टाइटिस टाइप है, कोई ब्लड के अलग से क्लोट्स हमें देखने को मिल रहे हो। सेकंड, फिर जो उसको हम टेस्ट करके देखेंगे या फिर पहले आइज़ के बाद स्मेल करके देखेंगे, कोई उसके अंदर ऑफ स्मेल तो नहीं है। थर्ड, फिर कोई ऑफ फ्लेवर तो नहीं है। जब उसको टेस्ट करके देखेंगे तो जनरली मेस्टाइटिक मिल्क जो होता है उसके अंदर जो टेस्ट हो जाता है दैट विल बी सॉल्टी।
सोल्टी जो टेस्ट होता है मेस्टाइटिक मिल्क का, या फिर अगर आप देखोगे कि जो लेटर स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन है, जैसे एनिमल की काविंग को 10 महीने 9 महीने हो गए हैं, प्रेग्नेंट हुआ या नहीं हुआ, सो जो उसका मिल्क है दैट विल स्टार्ट बिकमिंग सोल्टी इन टेस्ट। तो वो जो सोल्टी टेस्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है दैट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन लेटर स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन एज वेल एज इन मेस्टाइटिस। तो आपने टेस्ट करके देखा, आपको लगा कि इसके अंदर थोड़ा सोल्टीनेस है, तो आप उस मिल्क को रिजेक्ट कर दोगे फर्स्ट हैंड। तो ये जो टेस्ट हम 3 करते हैं, या फिर आप एक आइज या विजन का यूज़ करके हम एक और टेस्ट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सेडिमेंट टेस्ट, कि उसके अंदर कोई सेडिमेंट्स तो प्रेजेंट नहीं है जो अनहाइजेनिक कंडीशंस को इंडिकेट करेंगे। तो उनके बेसिस पे भी हम जो इसका एक्सेप्टेबिलिटी है वो डिसाइड कर सकते हैं। सो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बड़े रैपिड होते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा देर नहीं लगती एक सैंपल को असेस करने में, रैपिड होते हैं, तो इसलिए इनको हम कई बार रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट भी बोल देते हैं। रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट कौन से हो सकते हैं, तो जो भी ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट हैं हमारे, जैसे स्मेल है, टेस्ट है, फ्लेवर है, या फिर एड ऑन अगर उसके अंदर करें तो सेडिमेंट टेस्ट है, ये सारे के सारे रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट की कैटेगरी के अंदर आएंगे, जिनको हम ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, ये हमने काम करके देख लिया, हमें लगा कि उसके टेस्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, कलर ठीक है, फ्लेवर के अंदर कोई इशू नहीं है। देन फिर उसके आगे हम ये चीज़ चेक करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर मिल्क हम रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर कोई एसिडिटी की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो नहीं है, कोई सोरनेस तो डेवलप नहीं होगी है उसके अंदर। सो उसको असेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो एक मेजर टेस्ट हमारे पास है, क्लोट ऑन बॉइलिंग, CO भी बोलते हैं इसको, क्लोट ऑन बॉइलिंग। सो अगर उसमें एसिडिटी का लेवल एक पर्टिकुलर मार्क से 0.17% जैसे हम नॉर्मली मानते हैं, उससे ऊपर अगर वो क्रॉस कर गया, तो जैसे ही उस मिल्क को हीट करेंगे वो मिल्क जो है वो उसके अंदर हमें कर्डलिंग देखने को मिलेगी, क्लोटिंग देखने को मिलेगी। तो इनके बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो मिल्क है, क्योंकि हमने वो जो मिल्क रिसीव किया है उसकी पास्चराइजेशन करनी है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो मिल्क है इसकी इतनी कैपेसिटी है क्या कि जो पास्चराइजेशन जो टेम्परेचर है उसको बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या अदर वर्ड्स में हम ये कहें कि ये जो मिल्क है दैट इज सुटेबल फॉर हीट ट्रीटमेंट और नॉट सुटेबल फॉर हीट ट्रीटमेंट। सो क्लोट ऑन बॉइलिंग उसमें एक मेथड है। उसके अलावा हम उसका पीएच एस्टिमेट करके ये बता सकते हैं कि एसिडिटी अगर जैसे नॉर्मली जो पीएच है जो दैट इज इन द रेंज ऑफ 6.4 to 6.6। सो अगर इससे लोअर साइड पे अगर जा रहा है पीएच, तो हम ये मानेंगे कि इसके अंदर जो लैक्टोज है दैट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से एसिडिटी दैट इज इंक्रीज्ड। अगर हायर साइड पे है तो हमें ये लगेगा आइडिया कि दिस इज मेस्टाइटिक मिल्क, इसके अंदर मेस्टाइटिस हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जैसे अल्कोहल टेस्ट है, अल्कोहल एलिजरिन टेस्ट है, वो सारे के सारे टेस्ट हम किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए करते हैं, टू चेक द एसिडिटी ऑफ मिल्क, और जो हमारा फाइनल उसका टारगेट है दैट इज टू असेस वेदर दिस मिल्क इज सुटेबल फॉर हीट ट्रीटमेंट और नॉट। देन फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं है कोई, तो जनरली जो मोस्ट कॉमन अडल्ट्रेंट है दैट इज वाटर। सो वाटर की अडल्ट्रेशन चेक करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, लैक्टोमीटर रीडिंग हम करते हैं। सो ये सारे के सारे टेस्ट हम प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, बड़ा रैपिडली कर सकते हैं, और इनके बेसिस पे हम एक आइडिया लगाते हैं कि दिस मिल्क इज सुटेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और नॉट, और उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। एक्सेप्ट हमने कर लिया, उसके बाद फिर जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है वो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हम करेंगे। सो अब इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, क्या हमारा पर्पज़ है और क्या क्या हम इसके अंदर करते हैं। सो मिल्क एट द प्रोसेसिंग प्लांट इज रिसीव्ड ईदर इन कैंस और टैंकर्स। ये हमने डिस्कस कर लिया ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कि या तो कैंस के अंदर मिल्क आएगा या फिर टैंकर्स के अंदर मिल्क आएगा। सो बिफोर अनलोडिंग रॉ मिल्क हैज टू पास थ्रू द रिगरस एग्जामिनेशन विच इंक्लूड ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, जिसके अंदर हम जो भी हमारी सेंसेस है उनका यूज़ करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट टू असेस द क्वालिटी ऑफ मिल्क, उसके बेसिस पे विल डिसाइड दैट दिस मिल्क इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो ये ऑल दीज टेस्ट दैट विल परफॉर्म दे आर कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म टेस्ट। A number of platform tests are generally used for rapid assessment of the changes brought in the milk as a result of bacterial growth। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ का हमें आइडिया लगाना है कि कोई ऐसी बैक्टीरियल ग्रोथ तो उसके अंदर डेवलप नहीं हुई है। सो इनके बेसिस पे हम ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसको हम रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट पे बोलते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स विजुअल ऑब्जर्वेशन, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मिल्क।
विजुअल ऑब्जर्वेशन इंक्लूड एबनॉर्मल कलर, कोई डर्ट, कोई इम्प्योरिटी, कोई सेडिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। स्मेल टू चेक एनी ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर्स, टेस्टिंग ऑफ बिटर एंड सर्टिन, वीट फ्लेवर्स हैं या सॉल्टी फ्लेवर है, सोरनेस है, वो ऐसी कोई चीज़ तो उसके अंदर डेवलप नहीं हुई, उन सबको असेस करेंगे हम ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट में। सेकंड जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज टेम्परेचर ऑफ मिल्क। अगर वो चिल्ड कंडीशन में आ रहा है, कहीं चिलिंग सेंटर से आ रहा है, तो अगर मोर देन 5 डिग्री टेम्परेचर है तो उसके अंदर हमें डाउट होगा कि दिस मिल्क इज नॉट सुटेबल, या इसके अंदर जो है माइक्रोबियल जो क्वालिटी है वो पुअर मिलेगी। देन पीएच एंड एसिडिटी, ये सारे के सारे अब जितने भी पीएच एंड एसिडिटी हैं ये हमें क्या आइडिया देंगे, हीट स्टेबिलिटी का, हीट स्टेबिलिटी कि वेदर दिस मिल्क इज हीट स्टेबल और नॉट हीट स्टेबिलिटी। तो इसमें जैसे पीएच टेस्ट का हमने डिस्कस किया, तो जनरली 6.4 टू 6.6 का जो नॉर्मल पीएच है वो रेंज है। अगर इससे लोअर साइड में जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है। If it is on higher side more than 7, that indicates mastitis. Acidity, fresh milk contains no lactic acid. अगर fermentation होगी तो उससे acidity produce होगी, और if that acidity crosses 0.17%, that indicates soreness in the milk. जो taste है उसका वो sour हो जाएगा। soreness ये particular अगर acidity का level 0.17% से क्रॉस करता है। और क्या जो हम यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट, जैसे क्लोटन बॉइलिंग हमने डिस्कस किया। तो अगर उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर हाई एसिडिटी है तो दैट सैंपल विल क्लोट ऑन बॉइलिंग, उसके अंदर क्लोटिंग हमें देखने को मिलेगी। सिमिलरली अल्कोहल टेस्ट, अल्कोहल एलिजरिन टेस्ट, ये सारे के सारे हमें क्या आइडिया देंगे रिलेटेड टू एसिडिटी ऑफ मिल्क। देन एक डाई टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं, 2 मिनट्स रिसाजुरिन टेस्ट। तो जो रिसाजुरिन है वो दो पर्टिकुलर टाइप से हम करते हैं कंडक्ट, वन इज 10 मिनट्स रिसाजुरिन टेस्ट, वन इज 2 मिनट रिसाजुरिन टेस्ट। जो 2 मिनट्स वाला रिसाजुरिन है दैट इज अंडर प्लेटफॉर्म टेस्ट, और जो 10 मिनट्स रिसाजुरिन है दैट इज अंडर लेबोरेटरी टेस्ट। सो इसके बेसिस पे हमें कीपिंग क्वालिटी का आइडिया लगेगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजिंग लैक्टोमीटर। सो जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज 1.028 टू 1.032। अब अगर इसमें फर्दर वाटर एडिशन हो गया तो दिस एसिडिटी विल इंक्रीज, ये एसिडिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमें ये आइडिया लगेगा कि इस पर्टिकुलर मिल्क के अंदर वाटर का अडल्ट्रेशन है या नहीं है। देन हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट आ जाते हैं। फिर हमने ये मिल्क जो है पूल कर लिया, उसके बाद उसकी फर्दर एग्जामिनेशन हम करेंगे, कोई उसके अंदर ऐसी पर्टिकुलर चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है जो कंज्यूमर की हेल्थ को अफेक्ट कर सके, या अगर हमें उसकी पेमेंट करनी है मिल्क रिसीव करने के बाद, कि जैसे पेमेंट के बेसिस पे हम फैट और एसएनएफ का यूज़ करते हैं, सो वो हमारे सारे लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं। सो जो फैट कंटेंट है वो जनरली जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो गर्बर्स मेथड, दिस वी जनरली यूज टू एस्टिमेट द फैट परसेंटेज ऑफ मिल्क, और ये हमें आइडिया देगा साथ में कि वहाँ पे कोई वाटर अडल्ट्रेशन या स्किम मिल्क का अडल्ट्रेशन तो नहीं है। देन एसएनएफ के लिए कुछ मेथड्स भी जनरली यूज, ग्रेविमेट्रिक मेथड है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पे भी हम जो एसएनएफ है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। सो फॉर्मूलाज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मेथड्स के नाम मेंशन करने हैं, इनके अंदर किन पर्टिकुलर मेथड्स का हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द फैट कंटेंट एज वेल एज एसएनएफ कंटेंट ऑफ द मिल्क। देन लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में हमारे पास आ जाता है डाई रिडक्शन टेस्ट। सो डाई रिडक्शन टेस्ट में जो हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे जो मेन चीज़ है हमारे पास कि दो पर्टिकुलर डाइज का हम यूज़ करेंगे, वन इज मिथाइलिन ब्लू MB, सेकेंड वन इज रिसाजुरिन, मिथाइलिन ब्लू एंड रिसाजुरिन। सो डाई रिडक्शन का हमारा पर्पज़ क्या है, वाई वी आर डूइंग दिस डाई रिडक्शन टेस्ट, वी आर जो ग्रेडिंग हमें पर्टिकुलर मिल्क की करनी है कि जो माइक्रोबियल लोड है इस पर्टिकुलर मिल्क सैंपल के अंदर, वो उसके बेसिस पे हम आइडिया ये लगा पाएंगे कि ये वेरी गुड क्वालिटी का है या फिर पुअर क्वालिटी का मिल्क है। सो अगर वहाँ पे माइक्रोबियल लोड बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव अमाउंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, सो उस पर्टिकुलर मिल्क को जो हम क्लासीफाई करेंगे वो वेरी पुअर के अंदर करेंगे। जिनके अंदर जो माइक्रोबियल लोड है वो कम है तो उनको वेरी गुड या गुड कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास कॉमन है दैट इज मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। एक कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, ग्रेडिंग ऑफ मिल्क। सो ग्रेडिंग जो करते हैं मिल्क की, जनरली जो हम यूज करते हैं उसके अंदर दैट इज मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, MBRT इसको बोलते हैं। तो करेंगे क्या, एक
टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सैंपल लेंगे, मिल्क ले लेंगे, जैसे सपोज 10 ml मिल्क हमने ले लिया उसके अंदर, और कुछ जो है डाई ऐड करेंगे। वो डाई कौन सी होगी? मिथाइलिन ब्लू जो डाई है वो यूज़ करेंगे। सो मिथाइलिन ब्लू जो है डाई वो ब्लू कलर की होती है। सो जब अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल लोड है तो जो ब्लू कलर है दैट विल बी कन्वर्टेड टू वाइट कलर। सो आपने एक ऐसा लिया मिल्क का सैंपल जो विद इन 30 मिनट्स जो है वो सारा का सारा ब्लू कलर है उसके अंदर से इनविजिबल डिसअपियर हो गया ब्लू कलर। तो वहाँ पे ही आइडिया हमें लगेगा कि इसके अंदर जो बैक्टीरियल लोड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो इस पर्टिकुलर मिथाइलिन ब्लू को रिड्यूस करेंगे। तो रिडक्शन की वजह से जो है वो वहाँ पे जो कलर है वो सारा का सारा उसका चेंज हो जाएगा। सो जितना ज़्यादा माइक्रोबियल लोड उसके अंदर होगा उतना जो जल्दी जो है उसके अंदर डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलेगी। सपोज इसके अंदर मान लो हमने ये लिया, यहाँ पे ब्लू कलर है। सो एक तो हमारे पास एक ऐसा सैंपल है जिसके अंदर 10 बैक्टीरियाज हैं, एक जिसके अंदर 1000 बैक्टीरियाज हैं। तो 1000 जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत जल्दी बहुत फास्टली जो है इसको डिस्कलराइज कर देंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये पुअर क्वालिटी का, बहुत जल्दी हम मान लेते हैं विद इन 30 मिनट्स। 10 जो है वो उनको ऑलमोस्ट 5 आवर्स लग जाते हैं इसको डिस्कलराइज करने में, या 5 आवर्स तक भी वो डिस्कलराइज नहीं कर पाते। तो ऐसे इनके बेसिस पे हमें आइडिया लग जाएगा कि जितना ज़्यादा ब्लू कलर जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा उतना उसके अंदर जो है वो माइक्रोबियल लोड कम है। तो इसके बेसिस पे हम ग्रेड कर सकते हैं मिल्क की क्वालिटी को कि दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ पुअर। ये हमारा पर्पस है। सिमिलर जो मैकेनिज्म है वो रिसाजुरिन रिडक्शन टेस्ट का है। उसके अंदर हम जो डाई यूज़ करते हैं दैट इज़ रिसाजुरिन। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट आपने देखा होगा, जो कल्चर हम यूज़ करते हैं, जैसे एक मिल्क का हमने सैंपल लिया तो कोई भी अगार है, न्यूट्रिएंट अगार है, ब्लड अगार है, उसके ऊपर हम स्टिकिंग करेंगे। उसके बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे 48 आवर्स के लिए। उसके बाद इंक्यूबेटर से फिर हम जब उसको निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो वो प्रोसीजर है सारा का सारा स्टैंडर्ड प्लेट काउंट का। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट एक जो स्लाइड है उसके ऊपर हमने मिल्क का सैंपल लिया और डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, चेक किया, तो वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम बैक्टीरिया काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है। सो जो डीएमसी है उसके अंदर जो काउंट करेंगे हम लाइव प्लस डेड दोनों माइक्रोब्स हम काउंट करेंगे। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये लाइव हैं, ये डेड है। जबकि एसपीसी जो काउंट करेगा स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, वो क्या करेगा, ओनली जो लाइव बैक्टीरियाज है, जो लाइव माइक्रोब्स हैं, उन्हीं को एस्टिमेट करेगा, डेड को नहीं करेगा, क्योंकि डेड जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। देन जो लास्ट हमारे पास टेस्ट आ जाता है लेबोरेटरी में, वो आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो दिस इज यूज्ड टू चेक अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क विद वाटर, और दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर विद मिल्क। सो अप टू 3% भी अगर वाटर एडेड है उसमें, 3% तक भी, उसको भी ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर वाटर का अडल्ट्रेशन है। देन लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में फिर अगर हम अडल्ट्रेंट्स की नहीं बात करते तो यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर अडल्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं उसमें स्पेसिफाइड है या फिर कंप्लीट क्वालिटी एस्टिमेशन है, इवेल्युएशन है, देन हमें अडल्ट्रेंट्स की भी बात करनी पड़ेगी कि अडल्ट्रेंट्स के लिए कौन सा जो पर्टिकुलर सैंपल है, जो सॉल्यूशन है वो यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ वो पर्टिकुलर अडल्ट्रेंट जो है वो रिएक्ट करेगा, और क्या हमें क्लियर उसके कलर देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ कॉमन आप यूज़ कर सकते हो जो अडल्ट्रेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे वाटर एक कॉमन अडल्ट्रेंट है, तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या क्या टेस्ट यूज़ करते हैं। लैक्टोमीटर हमने डिस्कस किया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमने डिस्कस किया। क्या कुछ कह रहे हो आप? So lactometer, freezing point depression we have discussed, और नाइट्रेट डिटेक्शन। अगर वाटर मिल्क के अंदर नाइट्रेट कहीं से डिटेक्ट होता है तो इसका 100% ये श्योरिटी है कि दैट पर्टिकुलर मिल्क सैंपल इज कंटेमिनेटेड विद वाटर। देन आप देखोगे जनरली स्टार्च उसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि थिकनिंग उसके अंदर हो पाए। न्यूट्रलाइजर्स ऐड करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर एसिडिटी डेवलप्ड है उसको मास्क करने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजर्स ऐड कर देते हैं।
उसके अलावा जैसे जिलेटिन ऐड करते हैं या डिटर्जेंट वगैरह ऐड कर देते हैं, तो आप जो कॉमन इसमें से आई थिंक 10-11 है, अगर 3-4 भी आप इजीली याद रख पाओ जो कॉमन अडल्ट्रेंट्स हम यूज़ करते हैं और उनसे रिलेटेड रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, तो हमारा काम उसके अंदर से चल जाएगा। तो जो हाईलाइटेड है आप वो भी अगर डिस्कस कर सको तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब जितना भी हमने पढ़ा उसको सम अप अगर करें, जो जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको याद होना चाहिए कि अगर हम प्लेटफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे, ओनली प्लेटफॉर्म टेस्ट, तो वहां पे सिर्फ हम जहां पे हमने लैक्टोमीटर रीडिंग तक की बात करी थी वहां तक हमारा जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा, अप टू लैक्टोमीटर रीडिंग, जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट आ गए हैं, क्लोटन बॉइलिंग टेस्ट आ गया है, अल्कोहल, एलिजरिन, एसिडिटी, पीएच टेस्ट और साथ में जो लैक्टोमीटर रीडिंग है। अगर हमसे पूछा जाए कि कंप्लीट क्वालिटी हमें एस्टिमेट करनी है, उसको बहुत लंबा क्वेश्चन वो हो जाता है, जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर फिर भी पूछें तो आपको लेबोरेटरी टेस्ट है वो एक्सप्लेन करने हैं सॉरी प्लेटफॉर्म टेस्ट के साथ लेबोरेटरी टेस्ट प्लस कुछ अडल्ट्रेंट्स भी आप उसके अंदर डिस्कस करोगे जो कॉमनली अडल्ट्रेशन मिल्क के अंदर होती है, वो अडल्ट्रेंट्स भी आप इसके अंदर डिस्कस करोगे अगर इस वे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट जो है वो कॉमनली जो पूछा जाता है प्लेटफॉर्म टेस्ट और जो कंप्लीट टेस्ट है मिल्क की क्वालिटी से रिलेटेड। देन फिर ग्रेडिंग किस बेसिस पे करेंगे, जो हमने अभी तक जितने भी टेस्ट किए उनके बेसिस पे हम फिर मिल्क को ग्रेड करेंगे कि कैसी उसकी क्वालिटी है, इधर इट इज़ वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर और वेरी पुअर। सो जनरली जैसे जो हम यूज़ करते हैं वो MBRT का यूज़ करते हैं, MBRT हम आगे सेपरेट अभी डिस्कस करते हैं वो भी। उसके अलावा जैसे SPC है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, की जो हमने एक जो प्लेट इंक्यूबेट की कल्चर मीडिया के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर 48 आवर्स के बाद देखेंगे हम कि एक पर्टिकुलर ml से कितनी कॉलोनीज फॉर्म हुई, उसको बोल देते हैं CFU पर ml, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml। सो अगर वो लेस देन 2 lakhs है वहाँ पे तो दैट मिल्क इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, मोर देन 50 lakhs फॉर्मेशन है दैट मिल्क इज ऑफ पुअर क्वालिटी। सिमिलरली MBRT का हमने डिस्कशन किया था कि कुछ टाइम वो कंज्यूम करेंगे उस पर्टिकुलर ब्लू कलर को डिस्कलराइज करने में। सो अगर वो जो टाइम है वो लेस देन हाफ एन आवर है तो दैट मिल्क इज ऑफ पुअर क्वालिटी, उसके अंदर जो माइक्रोबियल लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है। 1 to 2 hours अगर है तो दैट मिल्क इज ऑफ फेयर क्वालिटी, 3 to 4 गुड क्वालिटी और मोर देन 5 दैट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो जनरली इन दो SPC और MBRT के बेसिस पे ही हम जो है मिल्क की ग्रेडिंग करते हैं। तो 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। सो जिस पर्टिकुलर सैंपल की जो MBRT है दैट इज 5.5 या मोर देन 5 आवर्स अगर है तो उस पर्टिकुलर सैंपल को हम ग्रेड 1 को या फिर वेरी गुड सैंपल में क्लासीफाई करेंगे। उसके अलावा MBRT के अलावा उसमें जो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट हमने बात किए थे, देयर शुड नॉट बी एनी ऑफ फ्लेवर, कोई अब नॉर्मल कलर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नो विजिबल फॉरेन मटेरियल, मतलब जो सेडिमेंट टेस्ट है वो भी नेगेटिव होना चाहिए इस कंडीशन में, और लास्ट जो हो जाएगा हमारे पास वो MBRT हो जाएगा। तो ग्रेडिंग हम मोटा मोटा किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट प्लस MBRT के बेसिस पे, ऑर्गेनोलेप्टिक्स प्लस MBRT, इनके बेसिस पे जो है हम मिल्क को ग्रेड कर रहे हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। देन ग्रेड सेकंड, पहले हम MBRT की बात करेंगे तो जो रेंज होगी दैट इज इन बिटवीन 2.5 to 5.5 आवर्स, इस रेंज के अंदर अगर MBRT है तो उसको हम ग्रेड 2 के अंदर क्लासीफाई करेंगे। और उनके अंदर जैसे मिल्क हैविंग ओ फ्लेवर लाइक कावी, बार्नी, कावी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ कीटोसिस, बार्नी अगर उस पर्टिकुलर मिल्किंग पार्लर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो जो भी फीड स्टफ है उनका फ्लेवर मिल्क के अंदर आ जाएगा, या मिल्किंग करते टाइम अगर उसको पर्टिकुलरली हमने कवर नहीं किया उस पर्टिकुलर मिल्क को, मिल्किंग के बाद कुछ देर रहने दिया तो वहाँ पे बार्नी फ्लेवर हमें देखने को मिलेगा। देन कोई मेटेलिक फ्लेवर है वहाँ पे फैट ऑक्सीडेशन की वजह से, आगे डिस्कस करेंगे हम। और जो MBRT हमने देख लिया तो इनको हम ग्रेड 2 के अंदर करेंगे। ग्रेड 3 के अंदर एसिडिक टेस्ट है, सोरनेस उसके अंदर डेवलप होगी, इसका मतलब VD है, कोई ऑक्सीडाइज्ड है, कोई एक्सटर्नल मटेरियल दैट इज डिस्टिंक्टली विजिबल इन ग्रेट अमाउंट, और MBRT दैट इज लेस देन
2.5 आवर्स। तो इस पर्टिकुलर मिल्क को हम क्लासीफाई करेंगे एज ग्रेड 3। तो ग्रेडिंग आपको पूछी जा सकती है, ग्रेडिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो 3 ग्रेड्स है जनरली वो हम ये 3 ग्रेड्स में क्लासीफाई करते हैं, 1, 2 एंड 3। अगर ऑन द बेसिस ऑफ MBRT आपसे स्पेशली कोई पूछे तो फिर ये ग्रेड्स हो जाएंगी हमारी वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर। सो अब MBRT को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एज सच इसके ऊपर एक कोई शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो दिस इज अ वैल्यूएबल मेथड ऑफ असेसिंग द माइक्रोबियल क्वालिटी एंड ग्रेडिंग ऑफ रॉ मिल्क। सो इसके अंदर जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, द रेट ऑफ डीकलराइजेशन सर्व एज एन इंडिकेटर ऑफ मिल्क क्वालिटी। जितना जल्दी डिस्कलराइजेशन होगा, जितना फास्टर होगा, उतनी पुअर क्वालिटी हमें उसके अंदर देखने को मिलेगी, और जितना लेट डिस्कलरेशन होगा उतनी बेटर क्वालिटी है। सो ये इसका प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं। 10 ml जो है इसके अंदर सैंपल लेंगे और 1 ml जो है हम MBRT या मिथाइलिन ब्लू जो है डाई वो यूज़ करेंगे। इस पर्टिकुलर सैंपल को हम इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको हम देखते रहेंगे। डिस्कलरेशन जैसे जैसे हमें मिलती रहेगी उसके बेसिस पे हम जो है इसको क्लासीफाई करते रहेंगे। ये हमारे रिजल्ट्स होंगे, वेरी गुड, गुड कैटेगरी, फेयर एंड पुअर कैटेगरी। सो पुअर के अंदर जो है हमें लेस देन हाफ एन आवर का MBRT देखने को मिलेगा, और मोर देन 5 आवर्स है तो दैट पर्टिकुलर सैंपल इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ये सम अप के लिए है जो टेस्ट अभी तक हमने डिस्कस किए, जैसे एसिडिटी हमने डिस्कस किया, उसका क्या पर्पस है, टू डिटरमाइन द फाइनल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमाइन एसिडिटी। अल्कोहल का हम करते हैं तो दैट इज टू चेक हीट स्टेबिलिटी। अल्कोहल एलिजारिजन सेम हीट स्टेबिलिटी, क्लोटन बॉइलिंग हीट स्टेबिलिटी। तो ये जितने भी एसिडिटी के टेस्ट हमने करे थे, इनका हमारा पर्पस यही था कि हमें ये पता करना है कि दिस पर्टिकुलर मिल्क सैंपल या दिस पर्टिकुलर मिल्क इज सुटेबल फॉर हीट ट्रीटमेंट और नॉट। देन MBRT का हमने किया था तो दिस इज फॉर एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, कितना एक्सटेंट है, या फिर ग्रेडिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ग्रेडिंग हो सकती है। DMC टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। SPC के अंदर हम एक्सटेंट और इसके अंदर हम लाइव बैक्टीरिया की बात करेंगे, इसके अंदर हम डेड प्लस लाइव दोनों की बात करेंगे। लैक्टोमीटर टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट सिमिलर टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, और फैट एंड SNF टू मेक पेमेंट फॉर द मिल्क रिसीव्ड। सो इसके अंदर दोनों जो है लेबोरेटरी और प्लेटफॉर्म वो दोनों टेस्ट हमने मेंशन करे हैं। देन ये कुछ मिल्क रिसेप्शन ऑपरेशंस हैं कि अगर मिल्क रिसीव होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी अनलोडिंग करेंगे, देन ग्रेडिंग, सैम्पलिंग, वेइंग एंड टेस्टिंग। सो अनलोडिंग में क्या है कि एक कैंस के अंदर हमारे पास मिल्क आया और उसमें से हम कैंस को जो है वो नीचे उतारेंगे, इंडिविजुअल कैन को, तो ये हमारा अनलोडिंग हो जाएगा। देन हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग किस बेसिस पे, जो अभी हमने डिस्कस किया, बेस्ड ऑन जो भी ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट है उसके बेसिस पे हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, इनके बेसिस पे हमने उसकी ग्रेडिंग की, जैसे स्मेल हमारे पास है, टेस्ट है, अपीयरेंस है, एसिडिटी, सेडमेंट, ये सारे के सारे टेस्ट हम यूज़ करके उसकी ग्रेडिंग करेंगे। फिर उसका एक पर्टिकुलर सैंपल हम लेंगे, किस पर्पज़ के लिए, फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से बीच में हम फिर एक उसकी वेइंग करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर अगर हमें उसकी पेमेंट करनी है बेस्ड ऑन वेट ऑफ द मिल्क तो हम वेइंग करेंगे। देन उसकी जो टेस्टिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग हम उसके अंदर, उसके बेसिस पे हम फाइनल वर्डिक्ट ये देंगे कि दिस पर्टिकुलर मिल्क इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो एक जो है हमारे पास जो जजमेंट है वो प्लेटफॉर्म टेस्ट के बेसिस पे आएगी, जिसके बाद फिर हम उस मिल्क को जो भी प्रोड्यूसर है उससे रिसीव कर लेंगे, और एक जो है हमारे पास जितने भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे हम ये क्लासिफाई करेंगे कि अब इस मिल्क को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, क्लियर पार्ट यहाँ तक का। कोई बात आपको पूछनी हो तो ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है, दैट इज प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क। तो प्रोसेसिंग अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, जिसमें पास्चराइजेशन आ जाता है, होमोजेनाइजेशन आ जाता है, प्री हीटिंग आ जाता है।
तो ये एक ब्रॉड आइडिया आपको ये देने के लिए है कि अगर कोई मिल्क सैंपल हमारे पास आता है या मिल्क हमने परचेज किया है और उसको एक मिल्क प्लांट के अंदर किन किन स्टेप्स के थ्रू पास होना पड़ता है फाइनल कंज्यूमर तक जाने से पहले। तो सबसे पहले विल रिसीव मिल्क, मिल्क रिसेप्शन होगा वहाँ पे, यहाँ पे उसकी टेस्टिंग, जो भी प्लेटफॉर्म टेस्ट है वो हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, टेस्टिंग फॉर टेम्परेचर, क्वालिटी एंड पॉसिबल कंटेमिनेट्स। देन जो क्लैरिफिकेशन है उसकी कि उसको हम कोई फॉरेन अगर पार्टिकल है, कोई इम्प्योरिटीज़ है, उनकी जो स्ट्रेनिंग हम करते हैं, छलनी का यूज़ करके उसको छानते हैं, तो वो क्लैरिफिकेशन के अंदर। देन हम उसकी पास्चराइजेशन करेंगे, होमोजेनाइजेशन, सेपरेशन। अब जो डिफरेंट कैटेगरीज के मिल्क हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनके बेसिस पे होमोजेनाइजेशन के बाद हम उनको सेपरेट कर देंगे। कोई स्किम मिल्क है, कोई बटर के लिए अलग हमें अगर मिल्क यूज़ करना है या क्रीम सेपरेशन के लिए यूज़ करना है तो उनके बेसिस पे हम इनको सेपरेट कर देंगे। और लास्ट में फिर हमारे पास आ जाता है कूलिंग। तो कूलिंग दैट इज़ 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम जो है उसको मिल्क को स्टोर करके रखेंगे। देन पैकेजिंग हम एक जो कंप्लीट टॉपिक है लास्ट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पैकेजिंग हमारे लिए सिर्फ हम ये देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम पेपर या फिर पेपर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मिल्क को स्टोर करना है या पैकेज करना है तो कई बार आपने देखा होगा प्लास्टिक बोटल्स के अंदर भी पैक्ड होता है। कोई मिल्क प्रोडक्ट है जैसे घी वगैरह है उनको हम एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर पैक करते हैं। ग्लास बोटल्स और लेमिनेट्स जो आप देखते हो, जो मिल्क के पाउचेज आते हैं, LDP, पॉलीथाइलिन, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, उनको यूज़ करके भी हम जो है मिल्क को पैक कर सकते हैं। देन स्टोर हमें करना है तो स्टोर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि वही जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं कि जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है उसको हमें मिनिमाइज करना है, तो प्रिवेंट एनी डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी प्रायर टू प्रोसेसिंग। और देन उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन हम कर सकते हैं। अगर हमें लो फैट का मिल्क चाहिए या मिल्क रिसीव किया है उसके अंदर फैट कम है तो कुछ क्रीम हम ऐड करके उसका फैट परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं, नाम सिर्फ आपको याद रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किस पर्टिकुलर टाइप से हम स्टोरेज करते हैं। तो जैसे इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटर की एक रेफ्रिजरेटेड कोई चैम्बर है उसके बाहर हमने इंसुलेशन कर दी, कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई जैसे रेक्टेंगुलर स्टोरेज टैंकर हमने बना दिया, कोई ग्रेविटी फ्लो या एयर प्रेशर मेथड। सिर्फ नाम हमें याद रखने हैं और कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डिस्कशन करनी। देन मार्केटिंग, अब मार्केटिंग आपको करनी है, कोई भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे, उसकी ब्रांडिंग करोगे, प्रमोशन, डिज़ाइनिंग आप करोगे, डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट रिसर्च, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर है। जनरली अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा मार्केटिंग से रिलेटेड। तो मार्केटिंग में बस आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है, तो उस सेल के लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हो। तो एक ब्रांड है, एक प्रमोशन आप करोगे, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आप करोगे, डाइवर्सिफिकेशन हम करेंगे कि जैसे योगर्ट है, जैसे योगर्ट के अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स हमने यूज़ कर दिए, या फिर हम लो फैट का मिल्क है या लैक्टोज फ्री मिल्क है वो डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम करेंगे कि जैसे मिल्क हमारे पास है तो हम रूट डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर रूट के ऊपर ये पर्टिकुलर जो व्हीकल है वो जाएगा, उसको क्वांटिटी बताएंगे कि इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो मिल्क है वो लेके जाना है, या फिर किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम आगे मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स की सप्लाई हमारे पास होनी चाहिए। रिटेल पार्टनरशिप, कोई भी शॉप है जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट देंगे वो रिटेल पार्टनरशिप है। ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग हम कर सकते हैं, या फिर कई जगह आपने देखे होंगे जो भी मिल्क प्लांट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का होता है तो उसके कुछ आउटलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो आउटलेट्स हमें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखने को मिलते। देन रॉ मिल्क डिफेक्ट एंड देयर कंट्रोल, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पॉसिबिलिटी है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या पर्टिकुलर डिफेक्ट्स मिल्क के अंदर हो सकते हैं और किस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक ही ऐड किए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं है और बड़े ईजी हैं, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे। जैसे फ्लेवर डिफेक्ट आपको याद रखा है बार्नी, तो बार्नी का मतलब ये है कि जो बार्न मिल्किंग बार्न है उसके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से जो भी फीड स्टफ है या उसकी सराउंडिंग्स का जो टेस्ट है वो उसके अंदर मिल्क के अंदर आ गया है। तो इसका कोज क्या होगा
इम्प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ मिल्किंग बार, या मिल्किंग के टाइम पे दैट मिल्क इज नॉट प्रॉपरली कवर्ड, वो जो मिल्क है हमारा दैट इज नॉट प्रॉपरली कवर्ड, तो उसकी वजह से जो उसके एनिमल की सराउंडिंग्स हैं उनका जो फ्लेवर है या उनकी जो स्मेल है वो हमें मिल्क के अंदर देखने को मिलेगी। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? विद प्रॉपर वेंटिलेशन एज वेल एज कवरिंग द मिल्क। देन बिटरनेस उसके अंदर आ गई, तो कोई बिटर वीड्स अगर एनिमल ने कंज्यूम कर लिए, या फिर जो हमने इनिशियली डिस्कस किया कि अगर लेटर स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन है जहाँ पे क्लोराइड जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे हमें बिटरनेस या सोल्टीनेस देखने को मिलती है उस पर्टिकुलर मिल्क के अंदर। तो बिटरनेस को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड फीडिंग ऑफेंडिंग वीड्स एंड यूज ऑफ नॉर्मल लैक्टेशन मिल्क, जो लेट स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन है उनको हम अवॉइड करेंगे। देन अगर ओवर हीटिंग ऑफ मिल्क हो गई तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सल्फाइड्राइल कंपाउंड। तो सल्फाइड्राइल कंपाउंड्स की वजह से एक पर्टिकुलर फ्लेवर मिल्क के अंदर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं कुक्ड फ्लेवर। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे? अवॉइड ओवर हीटिंग। देन उसके अंदर सोरनेस अगर डेवलप होगी तो इसका मतलब क्या है? जो लैक्टोज है दैट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। वो क्यों होगी? क्योंकि हमने उसको सफिशिएंट जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो प्रोवाइड नहीं किया, हाई टेम्परेचर पे स्टोर किया, तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हुई जिससे लैक्टोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। तो देयर विल बी एक्सेसिव लैक्टिक एसिड डेवलपमेंट, और इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? बाय स्टोरिंग द मिल्क एट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। देन मॉल्टीनेस या मल्टी फ्लेवर डेवलप होगा मिल्क में, उसके लिए बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस मल्टीजेंस, ये आगे आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस मल्टीजेंस, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है मॉल्टी टेस्ट के लिए। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे? वही सिमिलरली कि जो स्टोरेज है वो लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस में होनी चाहिए। देन कोई एक ऑक्सीडाइज्ड है या ऑयली है, मेटेलिक है, टेलोई है, ये अगर फ्लेवर डेवलप होते हैं तो जनरली आपने देखा होगा कि मिल्क को हम कॉपर की वेसल्स के अंदर स्टोर नहीं करते, कॉपर के अंदर या फिर आयरन के अंदर, क्योंकि इनकी जब कॉन्टेक्ट में आता है तो वहाँ पे गैलेक्टोटॉक्सिन्स का सिक्रीशन होता है, तो उनकी वजह से एक वैसे भी मिल्क पॉइजनस हो जाता है और उसके अंदर एक फैट की डेंसिटी की वजह से ऑफ टेस्ट डेवलप हो जाता है। सो ऐसे हमें कब देखने को मिलेंगे? फैट ऑक्सीडेशन ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कॉपर, आयरन और सनलाइट। सनलाइट की कंटेमिनेशन में भी जब आएगा मिल्क तो वहाँ पे हमें फैट ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज्ड जो है फ्लेवर डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। सो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे? यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम अलॉयज। सोल्टी ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मेस्टाइटिस या फिर लेट स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? मेस्टाइटिक मिल्क को अवॉइड करेंगे या फिर लेट जो स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन है उन पर्टिकुलर एनिमल्स को अवॉइड करेंगे। कावी जैसे हमने डिस्कस किया ड्यू टू एसीटोन इन कीटोसिस, और इसका प्रिवेंशन क्या है? या तो आप ऐसे मिल्क को ही यूज़ मत करो या फिर सेकंड जो हो सकता है ट्रीटमेंट ऑफ कीटोसिस। देन वीडी फ्लेवर अगर डेवलप हो रहा है तो वीडी कैसे होगा? इनटेक ऑफ मिल्क टेंटिंग वीड्स, कोई ऐसे वीड्स कंज्यूम कर लिए, कोई साइलेज कंज्यूम कर ली विद इन 3 आवर्स ऑफ मिल्किंग, जिसकी वजह से जो उनके मेटाबोलाइट्स हैं दे आर सिक्रेटेड इन मिल्क, तो वो वीडी फ्लेवर उसके अंदर डेवलप होगा। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इरेडिकेट मिल्क टेंटिंग वीड्स, या फिर ऐसे वीड्स का जो कंजप्शन है वो प्रायर टू 3 आवर्स ऑफ मिल्किंग, उससे पहले ही होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसके अंदर ये वीडी फ्लेवर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था पार्ट हमारा आज का रिलेटेड टू मिल्क। इसके अंदर जैसे जो